morning, student. Please welcome to SJEC classes. अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आप अपने आने वाले वीडियोस को और अच्छे से देख सकें। तो चलिए, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में वर्ण तथा लेखन व्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्ण तथा लेखन व्यवस्था, वर्ण विचार, यानी कि सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे वर्ण के बारे में। देखिए, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का तात्पर्य है वे लिपि चिन्ह जो लिखित चिन्ह बन जाते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। यानी पहले आपने वीडियो में हमने आपको भाषा के बारे में बताया था कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों से बनती है, और लिखित भाषा जिन्हें लिख करके मनुष्य अपनी ध्वनि बताता है। तो वो जो लिखित चिन्ह होते हैं, लिख करके बताना होता है, उन चिन्हों को हम पहले लिपि चिन्ह कहते हैं। अब उन्हीं लिपि चिन्हों का जो विस्तृत रूप होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। अब यदि किसी वर्ण को ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप होगी। ठीक है। अब अलग अलग ध्वनियाँ, एक ही ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देवनागरी लिपि में जिन ध्वनियों को व्यक्त करते हैं उन्हीं ध्वनियों को रोमन लिपि में वर्णों में से व्यक्त किया जाता है। जैसे हिंदी में पा, ता, का, तो रोमन लिपि में पी, ए, टी, के। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे थे वर्ण की। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका खंडन नहीं किया जाता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। टुकड़े से मतलब तात्पर्य है, जैसे हमारे वर्ण क्या है, आ, ई, उ, ए, के, का, खी, खा, तो ये क्या है, ये सब हमारे वर्ण हैं। अब हम आ को तो खंडन नहीं कर सकते, आ को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं नहीं, या का को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं नहीं। लेकिन हाँ, अगर का से कोई शब्द है, कलम, तो हम उसका विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि वो शब्द हो गया है। और वर्ण का हम विभाजन नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जाता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। अब वर्ण में क्या होता है, वर्ण भी दो होते हैं। पहला आता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में जैसे आप जानते हैं कि स्वर में आ से लेकर के अंगा तक के वर्णों को स्वर कहते हैं, लेकिन और व्यंजन का से ज्ञा तक के, तो ये तो उसका आधारित रूप है। लेकिन जो स्वर होते हैं, स्वर किसे कहा जाता है, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। यानी जिनको बोलने के लिए किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं, ये किसी और की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, आओ, ये सारे क्या हैं, स्वतंत्र और बिना रुकावट के। यानी जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी जिह्वा ऊपर नीचे आती है, पर इतनी भी नहीं आती कि वो उसका रास्ता रोक सकते। इसीलिए कहा गया है कि स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। अब स्वर वर्णों को भी हम जो होते हैं तीन भागों में बांटते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हास्य स्वर, फिर है दीर्घ स्वर, और उसके बाद आता है प्लुस स्वर। हास्य स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। उच्चारण में कम समय यानी जिनकी ध्वनि नीचे होती है, जिनको हम उच्चारित करते हैं या बोलते हैं तो हमारे स्वर ज़्यादा नहीं लगते और समय भी कम लगता है, तो उन्हें ही हास्य कहते हैं। हास्य का मतलब होता है छोटा, जो छोटे वर्ण होते हैं, जैसे आ, ई, उ और री। ठीक, अ, ई, उ, री, ये क्या हो गए, ये हास्य स्वर होते हैं। उसके बाद आपका आता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा।
तो जिन वर्णों को बोलने में हास्य से दुगना समय लगता है, यानी कि जब हम उस वर्णों को बोलते हैं तो समय दुगना लगता है और ध्वनि भी ऊंची जाती है, तो उन्हें ही दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये क्या हो गए हमारे दीर्घ स्वर। अब इसमें आता है प्लुत स्वर। प्लुत जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हास्य से और दीर्घ से दुगुना समय लगता है, मतलब दोनों से ज़्यादा समय लगता है, इन्हें ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। इन वर्णों का प्रयोग उच्चारण के लिए, जैसे हम श्लोक बोलते हैं उनके समय लिए किया जाता है, या किसी को बुलाने के लिए, जैसे भैया, ओम। जब ये हम किसी मंत्र को पढ़ते हैं ओम, तो हमारा उच्चारण क्या होता है, ऊंचा होता चला जाता है। तो उसे ही ओम में जो ओ आ शब्द होता है वो प्लुत यानी लुप्त होता है, उसको ऐसे बनाया जाता है। और अगर हम आ वर्ण के हिसाब से बनाए तो ओ अम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ऐसे ही बनाते हैं और उसे प्लुत स्वर की संज्ञा दी जाती है, स्वर कहा जाता है। तो समझ में आ गया ना, स्वर के 3 भेद, हास्य, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन क्या है कि जिनके उच्चारण और बोल करने के लिए या जिनकी ध्वनियाँ जो होती हैं वो स्वतंत्र नहीं होती, उन्हें कम समय उनको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे यानी स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कोई भी स्वर बोलते हैं, कोई भी व्यंजन बोलते हैं, तो उनके पीछे स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। आप आ, का, खा, जा, झा, टा कोई भी वर्ण बोलेंगे तो उनके पीछे आपको ध्वनि किसकी सुनाई देगी, स्वर की। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये वो व्यंजन सब वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं किए जाते, इन्हें हमेशा स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। अब जो व्यंजन स्पर्श प्रयास से उत्पन्न होते हैं वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से उनकी उत्पत्ति होती है। अब इन व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला आपका आता है स्पर्श व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, यानी जब हम जो वर्ण बोलते हैं उनको बोलते समय कम वायु लगती है, यानी हमारी जो वायु है मुंह से निकलने वाली वो कंठ, तालु, मूर्धा, तालु यानी गाल, मूर्धा दांत या होंठों का स्पर्श करके मुख के बाहर निकलती है। यानी हमारे जीभ में, हमारे जबड़े में, है ना, हमारे दांत में, इन सब में जो उत्पन्न होते हैं उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहीं ना कहीं छूते रहते हैं। ये कितने होते हैं, का से लेकर के जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, पा, फा, बा, मा तक के वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब इन व्यंजनों को आप बोलिए क, ख, ग, घ, टा, तो ये जिह्वा जो है कभी बीच में, कभी ऊपर तालू में और कभी जबड़े को छू रही है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। उसके बाद है दूसरा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन यानी कि जो व्यंजन बीच में होते हैं, जो बीच में होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इनमें क्या होते हैं, या, रा, ला, वा। अब माँ के बाद क्या आता है, या, रा, ला, वा, यानी नीचे अभी और बाकी हैं, ऊपर उठते थे, तो इसी कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तीसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी उत्पन्न होती है, अतः इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, जब ये वर्ण हम बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, यानी हमारे मुख से क्या होती है, गर्म हवा निकलती। इसी कारण इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब आप इसको कैसे देख सकते हैं, अपनी हथेली अपने मुख के आगे ले जाइए और मुख के आगे रख करके आप इन वर्णों को बोलिए, शा, सा, हा। बोलते वक्त आप देखेंगे कि आपकी हथेली में गर्म श्वास महसूस आप करेंगे।
तो इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और कोई भी वर्ण आप बोल के देखिए, आपके वायु नहीं होगी। क, प, ब, देखिए आपको वायु का स्पर्श नहीं होता, लेकिन ऊष्म व्यंजन में ऐसा होता है। तो आप इसका स्पष्टीकरण खुद भी कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपका आगत ध्वनि तथा उनके वर्ग। आगत यानी कि बाहर से आया हुआ। आगत जो बाहर से आया हुआ होता है उन्हें हम आगत कहते हैं। अब आगत, इसमें कौन बाहर से आया है बताइए? इन वर्णों में कौन है जो बाहर से आया है भाई? देखिए, इनमें से वे वर्ण जो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि और अन्य भाषाओं से लिए जाते हैं, उन्हें ही हम, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन, किसी से भी लिए जा रहे हो, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, आगत, आ, ऑनर, इस स्वर का उच्चारण सुन लीजिए, क्या? ऑनर। अंग्रेजी शब्द जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर, कॉफ़ी, तो ये क्या है? आ शब्द आखिरी में ऐसे आ रहा है, कॉफ़ी, डॉक्टर। तो ये शब्द क्या हो गए? अंग्रेजी भाषा के, ठीक है। लेकिन अब हम उन्हें हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। हम हिंदी में भी डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी डॉक्टर बोलते हैं। तो इसी तरह से इन्हें आगत स्वर कहा जाता है। अब इन व्यंजनों की ध्वनियाँ जो होती है, मतलब हम विदेशी से तात्पर्य केवल अंग्रेजी भाषा से नहीं है, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी को के अलावा किसी अन्य भाषा से जब कोई वर्ण लिए जाते हैं या भाषा आती है तो उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। इन ध्वनियों के चिन्ह जो से सबके चिन्ह लगा करके भी होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, आगत स्वर अर्धचंद्रकार है। आगत का स्वर क्या होता है? अर्धचंद्रकार जो होता है वो आगत होता है। जैसे हम लोग डॉक्टर वगैरह हम लिखते हैं ऊपर, तो अब इसमें देखिए, आपके इसमें दिया है कि बॉल, बॉल का मीन्स क्या होता है? अर्थात गेंद। लेकिन अगर हम बॉल ना कह के उसमें चंद्र ना लगाएं, आधा चंद्रमा, और उसे बाल कहें, बाल दे दो, तो व्यक्ति क्या होगा? वो कौन से बाल हो जाएंगे? हमारे सिर के बाल। बॉल कहेंगे तो वो गेंद समझेगा, और बाल कहेंगे तो वो सर के बाल। तो ये फर्क पड़ता है। डॉल गुड़िया, और डाल यानी पेड़ की डाल, तो दोनों में अंतर आप देख सकते हैं ना। तो इसी कारण से इन्हें आगत यानी अर्धचंद्रकार के रूप में माना जाता है। अब इसमें कई तरह से ऐसे भी देख सकते हैं आप, आगत व्यंजन जिसे होते हैं अलग अलग रूप में हमारे उसमें आते हैं। क, ख, ग, ज, फ, ये वर्ण क्या होते हैं? ऐसे ही वर्ण हमारे में भी हैं, लेकिन इन वर्णों के नीचे आप देख रहे हैं कि चिन्ह, अंक की मात्रा जैसा चिन्ह आपको दिखाई देगा, जिसे बिंदु जो हो दिख रहा है आपको, इसे हिंदी भाषा में नुक्ता कहा जाता है। ये आगत व्यंजन के रूप में आता है। अब देखिए, नुक्ते के बिना और नुक्ते के साथ दिया हुआ है। तो सजा, सजा, सजा का मतलब क्या हो गया? घर सजाना, सजावट। और जब हम इसमें जा में नुक्ता लगा देते हैं यानी सजा, तो क्या हो गया? दंड। अब हम इसको सजाना नहीं बोल पाएंगे, सजा है ना, उसका घर सजा हुआ है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? उसका घर सजा हुआ, सजावट है उसके घर में। और सजा, आज उसे सजा मिली तो उसे दंड मिला। दोनों वाक्यों से अंतर स्पष्ट हो रहा है, सजा और सजा। अब उसी तरह देखिए, दूसरा है जरा। जरा माने क्या होता है? बुढ़ापा। और जरा माने थोड़ा। जरा हटेंगे तो क्या मतलब? थोड़ा हटिए। और जरा उनका बुढ़ापा, है ना। तो दोनों में अंतर समझ में आया। उसी तरह से और शब्द सुनिए, जैसे फन। फन का तात्पर्य क्या होता है? सर्प का सिर। और फन, फन और फन, फन मीन्स हुनर। फन शब्द क्या हो गया? उर्दू शब्द हो गया। फूल, फूल माने पुष्प। और फूल, फूल माने मूर्ख। ठीक है, समझ में आया ना आप सबको। तो ये क्या होता है? नुक्ता। नुक्ता भी क्या हो गया? आगत व्यंजन के अंतर्गत आता है, यानी इसे हम दूसरी भाषा से लेते हैं, तो इसे बिंदु को ही हम नुक्ता कहते हैं।
अब है आपका अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है आ के योग से अर्थ ग्रहण करने वाला वर्ण, यानी कि उसका जो जन्म हुआ है वो आ के योग से ही हुआ है। आ के योग के मतलब होता है उसको आ के योग से ही हुआ है, लेकिन उसका ना तो वो स्वर होते हैं और ना ही वो व्यंजन होते हैं। जैसे आपने को बताया था स्वर कितने होते हैं, आ से औ तक, और व्यंजन का से ज्ञा तक। तो बीच में दो अक्षर बच रहे हैं, अंग और आहा। तो इन वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, अयोग्य वाह कहते हैं। अब देखिए जैसे कि इसमें दिया है, अयोग्य वाह के जो रूप होते हैं उसके भी दो रूप होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार यानी जिसका चिन्ह बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं, अंक की बिंदी, अंक की बिंदी सुना है ना आपने, अंग माने तो उन जिनका चिन्ह अंक की बिंदु होता है उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे संत, शांत, जंगल, देख रहे हैं ना, पंखा, पंख। तो इन सब शब्दों में कौन सा बिंदु लगा है, अनुस्वार का शब्द, अनुस्वार का बिंदु लगा है, इसी कारण इन्हें स्वर कहते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा विसर्ग। देखिए संस्कृत में ध्वनि का उच्चारण दो तरह से होता है, यानी जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें भी दो तरह से होता है, सघोष और अघोष के द्वारा। अघोष ध्वनि को व्यक्त करने के लिए विसर्ग का चिन्ह बनाया जाता है और सघोष ध्वनि को व्यक्त करने के लिए हलंत का चिन्ह बनाया जाता है। अब आपने संस्कृत में पढ़ा ही होगा, लेकिन हिंदी में भी विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी आहा का प्रयोग किया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है, देखिए हिंदी में जैसे हम लिखते हैं प्रातः, प्रातः यानी सुबह, तो प्रातः में बाद में ता के बाद क्या लगता है, दो चिन्ह लगते हैं विसर्ग के, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अतः, स्वतः, स्वतः, प्रायः, तो ये सब शब्द क्या है हिंदी के, और इनमें हम विसर्ग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि क्या है, अनुनासिक स्वर वे होते हैं जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं। इसका सूचक चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु समझते हैं ना, नाक से बोले, जैसे आँख, हंसना, ऊँट। तो देखिए मुख और नाक, नाक की सहायता ली जाती है जिसको बोलने के लिए, उन्हें ही हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों के जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। भाई देखा आपने, बहुत से वर्ण शब्दों में हम अनुस्वार भी लगाते हैं, अंक की बिंदी लगाते हैं, बहुत से शब्दों में हम क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदी लगाते हैं। तो अलग अलग तरह के रूपों के होते हैं, जैसे अंगीठी, गांव, आँख, पूंछ, पाँच, सांच, इस तरह के शब्द क्या हो गए, ये कौन से हो गए, अनुनासिका, नासिक, ठीक है, अनुनासिका शब्द हो गए ये सब। अब हम बात करेंगे वर्ण विचार में संयुक्त व्यंजन की। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि दो व्यंजनों के मेल से, यानी जब दो व्यंजनों का मेल आपस में होता है तब एक नए व्यंजन की उत्पत्ति होती है, उन्हें ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्या हो गए, छ, त्र, ज्ञा, श्रा, ये चार क्या है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन किस किस रूप से बनते हैं, मतलब कि अर्थात ये कौन से ऐसे वर्ण मिला करके इन संयुक्त व्यंजनों को बनाया जाता है। तो देखिए छा, छा मतलब यह वर्ण का तथा शा व्यंजन, का और षटकोण वाला शा, इन दोनों व्यंजनों की ध्वनियों का संयुक्त रूप है। अब आप जैसे बोलेंगे शा, छा, तो का और शा का संयुक्त रूप क्या हो गया, छा। जैसे रक्षा, शिक्षा, कक्षा, दक्ष, यक्ष, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा, ये सारे वर्ण शब्द क्या हैं, छा से बने हैं, और छा की उत्पत्ति किन से हुई है, का और शा, सा, शा। अब दूसरा वर्ण है त्रा। दूसरा वर्ण क्या है आपका इसमें, ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी, वैसे तो त्रा है तो त्रा बताते हैं आपको, त्रा।
यह ता और रा व्यंजन की ध्वनियाँ से बना है। जैसे आप इसके उच्चारण से देख रहे होंगे त्रा, तो आप अगर ध्यान से सुने त्रा, ता और रा मिला के क्या बन गया त्रा। तो इन दोनों का मिला जुला रूप है त्रा, जिससे हम यात्रा, पुत्र, ठीक है, त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिकोण, इन वर्ड शब्दों का निर्माण करते हैं। तीसरा वर्ण है ज्ञा। ज्ञा यानी ज्ञा से ज्ञानी। इसका ध्वनि क्या है? जा और इया। जा और इया इन ध्वनियों से मिलकर के बना है ज्ञा से ज्ञानी। बहुत से लोग विज्ञान नहीं विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जा और इया से मिला है तो विज्ञान, ठीक है, आपने सुना होगा। तो उसी तरह से इसे कहा जाता है। जैसे आज्ञा, ज्ञानी, प्रतिज्ञा, इस तरह के सारे शब्द जो हो गए वे इसी से बनते हैं। अब लास्ट आखिरी में है आपका श्रा। श्रा यानी श्रमिक वाला श्रा, जिससे हम श्रमिक, श्रमदान, श्रद्धा, श्रवण ये सब लिखते हैं, वो वाला श्रा। अब इसका शब्द क्या है? शा और रा। शा कौन सा? सलजम वाला, और रा। इन दोनों के संयुक्त मेल से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसे कहते हैं श्रा। समझ में आ गया आपको? अब आपका है व्यंजन द्वित्व। व्यंजन द्वित्व यानी कि जब एक ही व्यंजन दो बार आए, एक स्वर के साथ और एक स्वर के बिना, उन्हें ही हम व्यंजन द्वित्व कहते हैं। स्वर के साथ पूरा होता है, स्वर के बिना अधूरा। जैसे बच्चा, कच्चा, अन्न, भिन्न, गन्ना, ये सारे शब्द क्या हैं? कौन से हैं? व्यंजन द्वित्व, क्योंकि इसमें एक शब्द जो है वो आधा है और एक वर्ण क्या है? पूरा है। तो दो और है दोनों वर्ण एक ही समान, ठीक है, इसीलिए इन्हीं वर्णों को व्यंजन द्वित्व कहा जाता है। अगर वो दोनों वर्ण अलग अलग हैं तो वो व्यंजन द्वित्व की संज्ञा में नहीं आते हैं, ठीक है। अब रा स्वतंत्र रूप में। रा को भी आपने सुना होगा कि रा की भी कई मात्राएं होती हैं। रा व्यंजन के संयुक्त रूप में भी होता है, रा व्यंजन में भी होता है, रा पादेन वर्ग में भी होता है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, रा व्यंजन में लिख करके रा स्वर, यदि किसी स्वर को मिला के रा के साथ बोला जाए तो रा, आ, ना, ई, रानी, इस तरह से होता है। देखिए कर, रख, ये सारे वर्ण शब्द जो हैं वो कौन से हो गए? रा के स्वतंत्र रूप, यानी इसमें रा आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसे स्वतंत्र रूप रा का कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है चर्म, धर्म, कर्तव्य, कर्मठ, स्वर रहित रा का रूप यानी कि रैफ। अब स्वर रहित, स्वर से क्या है? रहित है, तो इसीलिए इन्हें रैफ बोला जाता है। तो ये जो ऊपर की मात्राएं होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है? रैफ मात्रा। क्रम, भ्रम, ये सारे वर्ण जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, ये राग रहित रूप है यानी कि पादेन, ठीक है। ये स्वर रहित राग का रूप ये भी है, लेकिन इसके क्या कहते हैं? पादेन, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वे नीचे की ओर है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो इनको जैसे खड़ी पाई है ना, इस तरह से अधूरी खड़ी पाई ये सब बोलते हैं, तो इसी तरह से इसे पादेन भी बोला जाता है। अब नीचे रा का तीसरा रूप दिखाया जा रहा है आपको, ट्रक, राष्ट्र, ड्रम। तो टा और डा वर्ण के साथ स्वर सहित रा का रूप यानी टा और डा का प्रयोग ही इसमें किया जाता है, तो इन्हें वर्ण कहा जाता है। इसे ये वर्ण जिनमें अधूरी खड़ी पाई केवल ऊपर के भाग में आती है, ऐसा नहीं है, इसे पादेन रा के साथ जोड़ दिया जाता है। ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र, ड्रामा, वाहनरा, ड्रिंक, ये सारे शब्द क्या हैं? रा से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो आपने अब आज जो वर्ण के रूप, व्यंजन के रूप, स्वर, व्यंजन जो भी सब पढ़ा, अब इस पाठ के दूसरे चरण में
यानी ये पार्ट 1 मान लीजिए। दूसरे पार्ट में हम जब आपसे मिलेंगे तो आपको महाप्राण, अल्प प्राण, महाघोष, संघोष इनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।